नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज कई सारे मुद्दों को लेकर के बात होगी। चूंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से चुनाव में मोर्चा संभाल रखा है और लगातार वो चुनाव प्रचार करती हुई अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। आज प्रियंका गांधी रांची पहुंची हुई है। उन्होंने इससे पहले जो है वो गोड्डा में जनसभा को संबोधित किया और अब उनकी जनसभा जो है वो रांची में हो रही है और इस दौरान जो है वो लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका और नेहा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पटना से जुड़ चुके हैं और सीधे संजय का रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के संजय तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, सभी जगहों पर लगातार उनके दौरे जो है वो हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में लगातार नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हो रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी इससे पीछे नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने भी लगातार अपने भाई और साथी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को लेकर के मोर्चा संभाल रखा है और आज रांची में भी जिस तरीके से वो दहाड़ती नजर आई, इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन को मिल सकता है संजय? बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन लगातार जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो बिहार तो नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक बार भागलपुर सीट के लिए जब चुनाव होने थे उस वक्त राहुल गांधी आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी का झारखंड आना कहीं ना कहीं एक अलग संकेत देता है, क्योंकि वहां पर देख लीजिए कि पूर्व में जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल वो जेल में हैं। ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है उस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो फिलहाल जेल में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जाना वहां पर समीकरण बदल सकता है। झारखंड में जो है आदिवासी समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो उसको एकजुट करने के लिए प्रियंका गांधी वहां पहुंची है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का इसका असर जो छठे चरण के मतदान होने वाले हैं झारखंड में जिन लोकसभा सीटों पर, उसको फायदा मिल सकता है प्रियंका गांधी का। यह भीड़ कहीं ना कहीं कुछ अलग संकेत देख सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी झारखंड में पहली बार पहुंची है, वहां पर प्रचार प्रसार कर रही हैं लोकसभा चुनाव में। तो काफ़ी इसका ये भी उम्मीद लगाकर लोग पहली बार पहुंचे होंगे कि राहुल गांधी की बहन कैसी दिखती हैं, बेहद करीब से देखने का मौका मिला होगा, तो ये एक अलग भीड़ होगी। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री का भी लगातार झारखंड में दौरा हुआ। कई जगहों पर जो चुनाव बीत चुके हैं, चौथे चरण के, पांचवें चरण के, उसमें जो है प्रधानमंत्री का वहां जाना और उसके बाद फिर बिहार आना। तो बिहार में कई कार्यक्रम होना, पटना में रोड शो होना, पटना में 10 दिनों के अंदर 2 बार आना। तो ये इस बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। जो नतीजे आएंगे, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन बिहार में कम जनसभाएं जो है वो देखने को मिली। क्या वजह आन पड़ी कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से झारखंड में मोर्चा संभाले हुए हैं, यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं, बिहार में मोर्चा वो नहीं संभाल रही हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी संजय? कह सकते हैं कि जो है राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की भाषण को लोग ज़्यादातर नहीं पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को अपनी दादी के रूप में लोग देख रहे हैं। जो उनका इंदिरा गांधी के समय की बात है, उसका चेहरा, उनका हूबहू स्टाइल, वो सब कुछ प्रियंका गांधी के अंदर दिख रहा है। वो उस समय के गांधी परिवार के एक अलग चेहरे के रूप में उभरती हुई नज़र आ रही है प्रियंका गांधी। तो इसका फ़ायदा जो है 2024 में दिखेगा रेखा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके वजह से प्रियंका गांधी को ये मोर्चा संभालना पड़ रहा है। लगातार राहुल गांधी का कई राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो भाषण हुए हैं उससे असर नहीं पड़ रहा था जनता का। पहले चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण, राहुल गांधी का असर नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी को अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अगर बिहार और झारखंड में अगर वो मोर्चा संभाल लेती हैं तो खास तौर पर इसका फ़ायदा बिहार और झारखंड में मिलेगा।
इसके वजह से प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ रहा है। और प्रियंका गांधी की छवि जो है कहीं ना कहीं पति की वजह से खराब हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी की एक अलग छवि है। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लोग पप्पू बताते हैं, गप्पू बताते हैं, इस तरह के जो है विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो इसका फायदा जो है प्रियंका गांधी को लोकसभा के 5वें चरण के जो बीते हैं और 6ठे चरण, 7वें चरण, 2 चरण अभी बचा हुआ है, तो ये 2 चरण में खास तौर पर इसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और प्रियंका गांधी के भाषण का जो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे 4 जून को, इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा रेखा। तो इसके वजह से प्रियंका गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा। अगर बिहार का उनका दौरा होगा तो जल्दी ही इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर भी आ जाएगी, लेकिन अभी झारखंड में उनका दौरा चल रहा है, तो इसका फायदा झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। और देश में जो नतीजे आएंगे 4 जून को लोकसभा के चुनाव के, उसमें कुछ सीटें बढ़त इंडिया गठबंधन को मिलेगी, जिसमें कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है कई राज्यों में। तो जिसका फायदा अगर प्रियंका गांधी को अगर फ्रंट पेज पे रखा जाएगा स्पष्ट तौर पे कहा कि जो फिलहाल देश में अब तक जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है और अब 2 चरण बचे हुए हैं, तो ऐसे में जो नतीजे 4 जून को आएंगे वो उन नतीजों के मुताबिक भले ही नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता पर काबिज हो जाए, लेकिन वो जो लगातार दावे करते आए हैं, वादे करते आए हैं और पिछले 2 चरणों में पिछले 2 चुनाव में जैसे 2014 और 2019 में जिससे उनकी पार्टी ने बेहतर काम किया था, इस बार नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत रहेंगे। और इसके बाद भाजपा के नेताओं को सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर चूक कहां हुई। संजय, बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा है रेखा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आना झारखंड में अब सोचने पे मजबूर हो चुके हैं भाजपा के लोग। यहाँ बिहार में अगर आप देख ले तो तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाल रखे हैं। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कई सीटों पर जो हम लगातार चुनावी दंगल कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, चुनाव के ये सब कार्यक्रम के तहत हम दर्शकों को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार की लड़ाई बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए, बहुत कांटे की टक्कर है। जब एग्जिट पोल सही तरीके से आएंगे, जब 7वें चरण के मतदान जब खत्म होंगे, तो जो एग्जिट पोल आएंगे उसमें सारे नतीजे साफ हो जाएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं पानी अगर बिहार में पिलाया गया है, तो वो आरजेडी के लोगों ने पिला दिया है। जिस तरीके से हर सवाल का जवाब आरजेडी दे रही है हर सभाओं में, और जो मुद्दा आरजेडी ने उठाया है देश के लिए, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, दवाई का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा, यानी किसानों का मुद्दा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते चला जा रहा है। और लोगों के जहन में ये बात समझ में आ रही है कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, 370 से कुछ नहीं होने वाला, जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गौन होते जा रहे हैं। और बार बार तेजस्वी यादव अपनी सभा से ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने आरक्षण का सवाल उठाया है। कहा कि 10 सालों में उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया। अगर वो चाहते तो आरक्षण दे सकते थे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। बिहार में जाति आधारित गणना हुई, लेकिन पूरे देश में जाति आधारित गणना क्यों नहीं हुआ, जातियों में क्यों बांटने की बात कही गई। बीजेपी सवाल जरूर जातीय जनगणना को लेकर ऑफ द कैमरा उठाती रही, लेकिन ऑन द कैमरा जातीय जनगणना का वो सपोर्ट करते हुए नजर आए बिहार के नेता। लेकिन ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार के लोग जो उठा रहे हैं, बिहार के नेता उठा रहे हैं, जो विपक्ष के, यानी कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दा एक सवाल बन गया है, जहन में है लोगों को। और इसी मुद्दे पर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कांटे की टक्कर हर सीट पर दिख रही है आरजेडी का और बीजेपी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं इस बार की लड़ाई आसान नहीं है, जो हम लगातार ज़मीन पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता अपने सांसद को देखना पसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सांसद हमारे दरवाजे नहीं आते हैं, जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। मोदी जी नहीं आएंगे दिल्ली से, ये सवाल उनके मन में है। मोदी जी हैं, अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें देखते हैं, लेकिन सांसद कभी मेरे दरवाजे नहीं आते हैं। उनसे मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार नाराजगी जनता के अंदर दिख रही है। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उठ रहे हैं
और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। अब सोच लीजिए कि 10 दिनों के अंदर पटना आना पड़ा और करीबन 7 से 8 बार पटना बिहार आ चुके वो सभाओं में, तो प्रधानमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार तबातोर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता के जहन में जो सवाल है उस पर जवाब प्रधानमंत्री का नहीं आ रहा है। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। जी रेखा, मई को होने हैं और ऐसे में सभी ने जी तोड़ मेहनत जो है वो शुरू कर दिया और इसी के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज रांची पहुंची हुई हैं और जोरदार तरीके से वह भाजपा पर हमला बोल रही हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम सुंदर जी, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, छठे चरण को लेकर के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 चरण समाप्त हो चुके हैं और अब मात्र 2 चरण बचे हैं और 25 मई को छठा चरण है। क्या कुछ कहिएगा श्याम सुंदर जी? श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्याम सुंदर जी जी, हेलो। चलिए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी है। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, छठे चरण की बारी है और मात्र 2 चरण ही बस बचे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप लोकसभा के इस चुनाव को और 4-5 चरण के बाद 2 चरण को कैसे देखते हैं श्याम सुंदर जी? जी, 5वें चरण के चुनाव के बाद अब लाजमी है कि अब चुनाव आधे से ज्यादा निकल गई है और इस समय नेता जो है दोनों दलों के, विपक्ष और पक्ष के, अपनी ताकत जोड़े चुके हुए हैं। एड़ी चोटी दोनों तरफ से एक कर दिया गया है कि आखिर अपनी सीट को ज्यादा से ज्यादा लगे। वहीं देखा जाए तो बीजेपी का 400 का नारा है, तो वो अपनी 400 का नारा पार करने के कामयाब में है। तो वहीं आज तेजस्वी यादव करें कि पहले मोदी जी बोलते थे 400 पार, लेकिन आज हम लोग बोल रहे हैं कि यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग 300 पार का नारा दे रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि 5वें चरण में प्रतिशत मतदान का जो कम हुआ है या कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में गया हुआ है और जिसको लेकर के बीजेपी के नेता पूरे बिहार से लेकर यूपी तक मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए जनता से बोल रहे हैं कि ये लोग आते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं और मैं मुद्दे की बात करता हूं। और जिस प्रकार के तेजस्वी जी ने एक मुद्दा उठाया है बेरोजगारी, महंगाई के लेकर के, किसानों की बात को लेकर के, दवाई की महंगाई के लेकर के, तो इसमें विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। वही विपक्ष कहते हैं कि यह जो है जो साहबजादा आए हैं और इन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 करोड़ साल में नौकरी बेरोजगारों को दिया जाएगा। युवाओं के प्रलोभन के लिए उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए जो है प्रत्येक साल में दिया जाएगा, जो युवा रोजगार करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसे में जिस प्रकार के रैलियां जो हो रही है और आम सभा हो रहा है, तो दोनों तरफ से लोग कमर कसे हुए हैं कि जो प्रतिशत जो है बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी आंकड़ा को पार करने में दोनों पक्ष लगे हुए हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ बने रहिए, चूंकि प्रियंका गांधी रांची में हैं और रांची में दहाड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी पर लेकर के तमाम चर्चा जो है वो भी होगी। पहले हम प्रियंका गांधी के जो जनसभा चल रही है उसकी कुछ लाइनें जो है वो दर्शकों को सुनाते हैं और फिर इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाते हैं। श्याम सुंदर जी, मैं चाहूंगी कि इस पूरी चर्चा में आप बने भी रहिए। दूसरा, आप जो लोन लेते हैं शिक्षा के लिए, सारे शिक्षा के लोन माफ करेंगे। पेपर लीक होते हैं, परेशान हैं आप इस समस्या से। पेपर लीक के लिए हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे ताकि कोई भी इसमें घोटाला करने की कोशिश करे या पेपर लीक करे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी के देश में, मोदी जी के भारत में 30 लाख पद खाली हैं आज, उनकी सरकार ने रखे हैं। आप बेरोजगार हो, पद खाली पड़ा है आपके लिए लेकिन दिया नहीं है आपको। यह है मोदी जी का विकास। हम कह रहे हैं कि ये 30 लाख पद
हम भरेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि जितने भी खेती के सामान हैं उन पे जीएसटी हटा देंगे ताकि वो सस्ते हो जाएं। आपका कानूनी अधिकार बनेगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। अधिकार में आपको मिलता है उस तरह से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आप संकट में हैं, कर्ज के लिए आपको मदद चाहिए आप उस आयोग में जाके ले पाएंगे। बहनों, आपके लिए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने सरकार डालेगी। 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार में सरकार दिलवाएगी। जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपके लिए जो आपके मानदेय हैं वो दुगने किए जाएंगे। सारे सरकारी पद जो हैं उनमें 50% महिलाओं को दिए जाएंगे। पहले के आरक्षणों के तहत हम आरक्षण का कैप हटा देंगे और हम जाति जनगणना करेंगे देश में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कितने लोग हैं और किस तरह से की सुविधाएं किसकी जरूरतें हैं। आज मजदूरों का शोषण होता है। कोई भी ठेकेदार आपको कितनी भी मजदूरी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा। हम गांव में मनरेगा लाए थे, गांव में हमने ये 100 दिन का पक्का रोजगार हमने तय किया था, कानून बनाया था। इसी तरह से हम शहर में भी यही कानून लाएंगे, शहरी मनरेगा बनाएंगे और गांव के मनरेगा को मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है वहां वहां हम काम करके आज के दिन भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कर्नाटका, तेलंगाना में महिलाओं के खातों में आज भी पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे थे। तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, तभी अपना वोट डालिए। हम आपके लिए, इस देश के लिए एक ऐसी राजनीति वापस लाना चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह हो। तानाशाही से किसी का भला नहीं होता। आपको कल आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, सवाल उठाना है, वो स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र और संविधान ने दी है। हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने। आपने हमेशा जो भी आपके विचार हैं उनको व्यक्त किया, जो भी आपको मांगना था आपने मांगा खुल के। यही संविधान की खासियत है। नहीं तो आज हमारे देश में और जो आसपास के देश हैं उनमें फर्क क्या होता। पाकिस्तान को देखिए, अन्य देशों को देखिए, वो यहां तक आ ही नहीं पाए जहां भारत आया। और भारत क्यों आया इतनी दूर, इतना मजबूत क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर संस्कृति के, हर अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग खुशी से रहते हैं। अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता, यहाँ तानाशाही होती, तो हम भी प्रियंका गांधी वाड्रा को तमाम लोग जो हैं वो सुन रहे थे, दर्शक भी सुन रहे थे। श्याम सुंदर जी, चूंकि कई लोक लुभावन वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिन 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उस सरकार के किए गए कार्यों का भी वो हवाला दे रही है और यही कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महीने में जो है वो गरीबों के खाते में 8,000 रुपये डालेंगे। साथ ही मिड डे मील की महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, किसानों के लिए वादे किए जा रहे हैं, कई सारे वादे किए जा रहे हैं। कितना फायदा आने वाले दिनों में इसका कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? नतीजे 4 जून को आएंगे। श्याम सुंदर जी, गांधी अपनी वादे कर रही हैं कि मेरी सरकार अगर केंद्र में आएगी तो किसानों के उपकरण से लेकर के बीजों पर से जीएसटी को हटाएगी,
और गरीब महिलाओं के खाते में 850 रुपये प्रति माह जो है सीधे अकाउंट में सरकार के द्वारा आएगी। वहीं किसानों की बात को लेकर के वही शहरी मनरेगा की बात कर रही हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो वादे किए जा रहे हैं, अब ये वादे कितने कारगर होंगे ये अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह की अगर वादे जो है तो कहीं ना कहीं कुछ फायदे झारखंड के लोगों को मिलेगी, जिसमें प्रत्याशियों के साथ कुछ ना कुछ लोग की झुकाव होगी। और प्रियंका गांधी का जो बात है वो एक उनकी दादी इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, तो कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित होंगे और अति पिछड़ा और पिछड़ा का झुकाव जो है उधर ज्यादा संख्या में है, तो उसकी भी कोई ना कोई प्रभाव उनकी बातों को पड़ेगी और इसमें लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। लेकिन अपने वादे को करके और जब सरकार इनकी अगर बनती है तो कितना वह कामयाब होंगी, कितना कारगर साबित होंगी, वह दावा अपना पूरा करने में ये समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो उनकी वादे की जा रही है कि बेरोजगारों को, किसानों को और गरीब महिलाओं की, वही संविधान की बात करें तो जिस प्रकार संविधान की बात उन्होंने कही कि आपकी जो भी आवाज है आप उठा सकते हैं, और वही लोकतंत्र की एक धारा है, लोकतंत्र की बात की उन्होंने कि लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने की जो है खुली होनी चाहिए। जब विपक्ष को उन्होंने बताया कि आज की सरकार जो है लोकतंत्र की सरकार नहीं है, जब कोई आवाज उठाता है तो सीबीआई और ईडी का जो है छापा करके उनको कहीं ना कहीं दबाने के प्रयास की जा रही है। लेकिन मेरी सरकार अगर बनती है तो इसकी आजादी होगी, और आप जब जब कांग्रेस की सरकार में अपनी आवाज उठाया है, सरकार उसको सुनने की प्रयास किया है और कोई दमन चक्र नहीं चलाया है। जी रेखा। सुंदर जी, चूंकि कई सारे लोक लुभावन वादे जो हैं वो उनकी ओर से किए गए हैं। बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष गिरिडीह से जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका भी रांची से है। पहले संतोष के पास जाएंगे। संतोष, चूंकि सोनिया गांधी जो है, माफ करिएगा, उनकी बेटी प्रियंका गांधी जो है वो आज रांची आई, दहाड़ती हुई नजर आई। कई सारे लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं। इस वक्त आप कहाँ पे संतोष मौजूद हैं और जनता का मूड को टटोलने की मैं चाहूंगी कि कोशिश करिए, आपके आसपास जो भी जनता है, जो लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं? संतोष। जी संतोष, मेरा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रांची पहुंची, लोक लुभावन वादे उन्होंने किए, यशस्विनी सहाय के लिए वोट मांगा उन्होंने और अपनी बातों को भी रखा और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इन सभी वादों को पूरा जो है वो पार्टी करेगी, इसका फायदा लोगों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? संतोष, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। रांची की सड़कों से प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका से जानने की कोशिश करेंगे। प्रियंका, सबसे पहले बताइए कि इस वक्त आप रांची में कहाँ मौजूद हैं और जनता का मूड क्या है, रांची की जनता का मूड क्या कहता है? प्रियंका। जी हाँ रेखा, इस वक्त हम हरमू पंचमुखी मंदिर के पास हैं। प्रियंका, फोन को अनम्यूट करके बोलिए। जी हाँ, अभी हम हरमू पंचमुखी मंदिर के पास है और यहाँ पे कई लोग मौजूद भी हैं और 25 तारीख को वोट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी लोग नजर आ रहे हैं। और आज जो है प्रियंका गांधी भी रांची पहुंची और जनसभा को संबोधित कर रही है। अभी हम लोगों से जानेंगे कि वो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं और देश का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनेंगे इस बार। दीदी बताइए, इस बार बताइए प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं आप? बताइए। अभी तो नहीं बता सकते हैं। राहुल गांधी जी को? अभी कुछ नहीं। मोदी जी को देंगे, राहुल गांधी को, मोदी जी को देख रहे हैं। हम लोग मोदी जी को शुरू से देखे अभी तक। आप बताइए किसे देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देगा। इस बार क्या क्या उम्मीद है मोदी जी से आपको? हम उम्मीद किसी से नहीं रखते, सिर्फ हम मोदी जी को वोट ही देंगे। मोदी जी आते हैं तो किस क्षेत्र में ज्यादा विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा तो झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अभी तक कोई विकास ही नहीं दिखा इसका। बस
और क्या बता सकते हैं। ठीक है, और भी लोग से हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव है। इस बार लोकसभा चुनाव है भैया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप 25 तारीख को वोट देने जा रहे हैं? हम देख आ गए वोट। अच्छा, देखे आ गए हैं। चलिए और भी लोग से हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों का वोट जो है वो हो चुका है। दीदी दीदी, इस बार बताइए किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में हाँ, कौन बनेगा आपकी बात? कौन सा सरकार आएगा? मोदी सरकार आएगा और कौन है? अच्छा, राहुल गांधी जी भी अभी बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो अभी देश ये राज वाला में अलग बात है ना। मोदी बहुत चीज देना है। ऊपर के लिए मोदी है ठीक। अच्छा, मोदी ठीक है। अभी जो है जैसे कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता था और राहुल गांधी जी वादा कर रहे हैं कि 25 लाख का मुफ्त इलाज कराएंगे। आपका क्या कहना है? 25,000 के इलाज कहाँ से? 25 लाख 25 लाख के इलाज कहाँ से होगा शरीर में, बताइए। राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि अब की बार जो 400 सीट है बीजेपी हार जाएगी। ना फुल बहुमत से अकेला सरकार बनेगा। बन जाएगा? हाँ। क्या क्या उम्मीद है आपको इस बार? फुल उम्मीद है। अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो उनसे आपको क्या क्या उम्मीद है? क्या क्या क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? क्षेत्र में तो अभी तक इतना उम्र में इस कांग्रेस के सरकार में 10 रुपया नहीं लिए हैं। बीजेपी की सरकार में बहुत चीज मिला है। कौन कौन सा लाभ मिला आपको? मिला है लेटरिन बाथरूम मिला है, गैस मिला है, 6,000 के साल वाला मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो राशन मिल रहा है, कहाँ मिलता है? फ्री राशन भी मिल रहा है। अगर आते हैं तो आपको क्या लगता है और कौन कौन से क्षेत्र में विकास होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? 20 रुपया 25 रुपया सब्जी मिल रहा है, महंगाई है। विपक्ष का कहना है कि वो महंगाई बढ़ाए है बीजेपी की सरकार आने के बाद। महंगाई बढ़ा है। आदमी खुश है सब, मेहनत करने वाला आदमी खुश है सब। अब बैठने वाला को तो महंगाई लगबे करेगा। मेहनत करिए, खुश रहिएगा। चलिए और भी लोग से हम यहाँ जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अंकल, प्रियंका गांधी रांची पहुंची जनसभा को संबोधित करने, क्या लगता है वोटर को आकर्षित कर पाएंगी? ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा, इस बार क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी। किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, किसकी बनेगी इस बार? देखिए, मेरे व्यक्तिगत रूप से कहने से कुछ नहीं हो सकता है, जो आम जनता चाहेगी वही होगा। इनका कहना है कि आम जनता जो है डिसाइड करेगी वही होगा। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। दीदी बताइए, इस बार किसका सरकार बनेगा? किसका सरकार बनेगा? अभी वोट देने जा रहे 25 को? हाँ देंगे। अच्छा, हाँ, किसका सरकार बनेगा? राहुल गांधी जी का कि मोदी जी को? हाँ ना बोलिए। आप तो सोचेंगे ना उस समय। अच्छा, उस समय देखिएगा। हाँ। अच्छा, ठीक है, वोट तो देना है ना हाँ, वोट? हाँ, हाँ। देना। आप बताइए दीदी, वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ। अच्छा, कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री इस बार? राहुल गांधी जी जैसा या फिर मोदी जी जैसा होना चाहिए? मोदी जी जैसा। अच्छा, मोदी जी जैसा होना चाहिए इस बार। कट गया कॉल। जी रेखा, इस बार जो है आप हमारे साथ नेहा भी जुड़ी हुई हैं और नेहा नेहा इस वक्त जो है कई सारे लोगों के बीच मौजूद है। नेहा, प्रियंका गांधी आज रांची पहुंची, जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर रहा। नेहा जी मैं बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं को भी काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखा गया। साथ साथ अगर बात करें तो पब्लिक जो थी वो भी काफी ज्यादा उत्सुक थी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। वही बीच दौरान में मैं बता दूं आपको कि भरी बारिश जो है, काफी आंधी तूफान इतना हो रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक सबका उत्साह काफी ज्यादा बना हुआ था और सबके मुंह से बस एक ही नारा निकल रहा था कि इस बार यशस्वी सहाय को जिताना है। लोग काफी समय से प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे और काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो थे जुड़े हुए थे। लोगों का भीड़ तो जो है वो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा था कि प्रियंका गांधी आएगी। और वही और सभी जो है कांग्रेस के
से बातचीत करने की कोशिश करिए, आप उनसे उनके बयान लेने की कोशिश करिए। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है 28 तारीख को, क्या कुछ उसको लेके ये सोचते हैं? और प्रियंका गांधी की इस रैली से कितनी उम्मीदें उनकी बढ़ी है रांची सीट पर खासकर? बात कर रहे हैं, काफी लोगों का कहना है कि 28 तारीख को कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार रोड शो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग जो है काफी ज्यादा उत्सुक है। लेकिन वही हम यहाँ पे आपको और भी पब्लिक जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है, तो उन सबसे भी बात करवा देंगे। उनकी जुबानी मैं खुद सुनाती हूँ आपको। जी रेखा, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, लेकिन वही अब 28 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी तो मदारी है जी, उसका तो विजन ही नहीं है। ये लोग इतना पागल हो गया, इतना नशा में चूर हो गया है कि भगवान को भी शिष्य बनाने लगा। उनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संदीप पात्रा, तो बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवान मोदी का भक्त। इन लोग के पास और रह क्या है? और वो आ रहे हैं यहाँ पर बोलने, वो हमेशा नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार। तो 400 को सांसद लाना चाहते हैं, तो 400 के लिए RDX अभी तक जो आया 5 साल हो गया उनका चुनाव का, अभी तक क्यों नहीं पता लगा पाया कि कौन लाया, कितने नंबर की गाड़ी में है। इसलिए ये सब बातें बेकार की है। हमारे अभी प्रियंका गांधी जी ने बोला कि किसी भी नेता में गहराई होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, थीम होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो इनके पास कुछ नहीं है। उनका घोषणा पत्र देखिएगा तो फिल्मी नारा है, फिल्मी पोस्टर है, किसी भी तरह का घोषणा में आम जनता के। हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, दर्पण की तरह साफ पब्लिक के दिल में घुसा हुआ है। इसलिए अभी कोई उपाय नहीं चल रहा है, चाहे वो रोड सर कर ले, बंदर का नाच ले, गाड़ी के गेट ऊपर उछल ले, गेट में लेकर चमगादड़ बन ले, कोई काम आने वाला नहीं है। अब की बार सरकार इंडिया को जी, तो जिस तरह आपने सुना कि अब की बार 400 पार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। भाई हमारे साथ कांग्रेस से भी कार्यकर्ता महिला जुड़ चुकी है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ काफी दूर दूर से महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो क्या इस बार ये सुशील सहाय को लाना है और साथ ही सीट को हटाने का इरादा बना चलता है इस बार? हमारे कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करती है। और आज इस तरह भीड़ देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे, जनता समझ ही चुकी है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बस बरगलाने की काम करती है। और आज तक नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी भी महिलाओं के मान सम्मान के बारे में आज तक बात नहीं किया है। उनका आप लोग भाषण देखिए, कहीं भी महिला का मान सम्मान का कोई भी बात नहीं किया। मैं बताना चाहूंगी आपको कि उनका तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की भी बात तो करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर में एक महिला को नंगा घुमाया गया, उस पर मोदी जी ने क्यों कुछ नहीं कहा? उस पर क्यों अपना मुंह बंद कर लिया, मौन धारण कर लिया? वो केवल बोलते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ यहाँ और लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करके प्रियंका गांधी जो भाषण दी है अभी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा। आज उनके जब भाषण को मैं सुन रहा था, और सबसे पहले जो देश को चाहिए, आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जी कह करके उन्हें संबोधित कर रहे थे, इससे पता नहीं चलता है, इनसे समझ में नहीं आता कि पढ़ा लिखा और एक शिक्षित और एक संस्थापित जिसके अंदर वो क्षमता ऊर्जा है, तो एक देश को सबको साथ लेके चलने में, और उनपे जो बातें थी और उनके अंदर जो बातें अभी आई, उन्होंने भैंस चुराने की बात नहीं की, उन्होंने मंगलसूत्र की बात नहीं की, उन्होंने मंदिर और मस्जिद की बात नहीं की, उन्होंने बात की रोजगार का, महिलाओं का हक की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की, हमारे आपकी समस्याओं पर बात की। और उन्होंने ये भी मंच में कहा, ये भी उन्होंने कहा कि हमारा जो MP हो, नेता हो, जो भी हो, वो हमारे जमीनी लोगों के साथ, आम जनता के साथ मिलकर उनसे समस्याओं का उनका फौरन हल करें। उन्होंने इस तरह की बातें उन्होंने किया है। अब जनता को क्या चाहिए? जनता को तो यही चाहिए ना कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो तमाम तबके के लोग, तमाम धर्म के मानने वाले, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उन तमाम को लेकर के साथ चले। आज हमारे हिंदू समाज में क्या बेरोजगार नौजवान नहीं है जो आज नशे में, डिप्रेशन की वजह से, आज उनके पास नौकरी नहीं होने की वजह से आज वो नशे में मुद्दा हो जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं? उनको रोजगार नहीं चाहिए क्या? मंदिर से मस्जिद से पेट भर जाएंगे? हमें अब शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी महिलाओं को मान सम्मान चाहिए। रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पिछले बार
कि 15 लाख आएंगे, क्या आए? नहीं आए। अब इन्होंने कहा 1 लाख, साल में 1 लाख रुपया देंगे और अगले जुलाई से अगर इनकी सरकार आती है तो अगले जुलाई से 8,500 रुपया गट आएंगे। तो ये बात लगता है कि जरूर आएंगे इंशाल्लाह, ये तय है। क्योंकि आप इस तरह से संबोधित मत करें, इस तरह से लॉलीपॉप मत दिखा दे लोगों को कि जो बात आप कर ही नहीं सकते हैं। अब पूरे देश की जनता, एक जनता ये जान गई है इनका चाहती, इनकी लॉलीपॉप में जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जी, तो जैसा कि आपने सुना देखा कि जनता जो है वो जाग चुकी है और जनता अब बेवकूफ नहीं बनेगी और उनकी जो लॉलीपॉप दिखा रही उनपे जनता अब विश्वास करेंगे। आप किसान हुए? जी हाँ, मैं किसान हूँ। आज मोदी जी विगत 10 सालों से किसानों को ठगने का काम किया है। किसान जो इनको अरमान के साथ प्रधानमंत्री बनाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आप देख रहे हैं कि लगातार ये हम लोगों के एमएसपी के जगह में है, इन्होंने अपना एमएसपी बना लिया, चंदा लेने लगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बाद। किसानों को किसी तरह का हक का बात नहीं किया। किसान भी इस बात को जान गया। आज आप बीज लीजिए, खाद लीजिए, जुताई और पढ़ाई कीजिए, सब में इतना इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। खाद और बीज लेने जाएंगे महंगा है, हम अब पूंजी लगाते हैं फायदा नहीं मिलता है। मेरा ऊपर जो एमएसपी नहीं गारंटी होने के चलते कम दर में बेचना पड़ता है, जिससे किसान नुकसान होता है, खेती छोड़ के फिर कहीं भागना पड़ रहा है। या तो स्थिति मोदी जी के द्वारा, तो किसान भी आहत है। मोदी जी जुमलेबाज है, किसान समझ चुके हैं और इसलिए इस बार मोदी देश के बाहर जाएंगे। तो ये बोले थे कि हम एक लोटा लेके आए हैं, फिर ये बड़ा लोटा भागेंगे। गांधी ने जिस तरह से संबोधन किया उनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देश के अंदर विगत 55 वर्षों से जो देश के संरचना को इन लोगों के नेतृत्व में बना, देश में और उसी तरह जाति वर्ण व्यवस्था को कुचलते हुए सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को लेकर चला। विश्वास है इस परिवार के लोग जो राजनीति में गहराई के बात की है, निश्चित गहराई होना चाहिए। जनता आपने वायदा किया निभाने का, आपका कसौटी भी होना चाहिए। आप निभाते नहीं है तो जनता भी आपसे झूठती है। लेकिन बीजेपी तो 400 पार के नारे दे रही है ना। तो 400 पार भाई ऐसा होता है, 400 पार निर्दलीय प्रत्याशी भी कहता है कि चुनाव जीत रहे, तो ऐसा नहीं है मैडम। ये 400 पार के जुमला में जनता को लुभाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है ये 150 पार नहीं। निश्चित हम जो है लिखी लड़की है, धन्यवाद। नेहा चूंकि वीडियो जो है वो फ्रीज हो रहा है, आपसे फिर कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं वो रेस नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से शिवपाल यादव जब मंच पर सभा को संबोधित कर रहे थे, मंच टूटने के बाद वो गिर गए और लगातार घोसी और मऊ में भी लगातार जनसभाएं हो रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए रेखा, छठे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में जहां सभी राज्यों में मतदान है छठे चरण का, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान है और सरगर्मियां इतनी तेज है कि समझिए जनसभाओं में दोनों तरफ से, चाहे वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर एनडीए के प्रत्याशी हो, लगातार दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आज शिवपाल का मंच भी जो है कहीं ना कहीं गिर गया और ज्यादा लोग उस पर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से संबोधन के समय ही उनका मंच गिर गया। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की उन लोकसभा सीटों पर जहां कड़ी लड़ाई होनी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर हम बात कर रहे हैं जहां घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 25 तारीख को मतदान होगा। इससे पहले जनसभाएं और रैलियां जो चल रही हैं उसको लेकर घमासान
तेज बना हुआ है। इसमें जो प्रत्याशी हैं जिनकी साख लगी हुई है इस घमासान युद्ध में, जो कूदे हुए हैं और अपने आप को जनता के बीच पेश कर रहे हैं, तो उसमें से 8 बार की सांसद मेनका गांधी इसी चरण में है और धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जगदम्बिका पाल और लालजी वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। ये वो बड़े नेता हैं जो लंबे समय से भाजपा के लिए काम करते आए हैं और भाजपा के टिकट से ही जो है जीतते रहे हैं। जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होना है छठे चरण में, उनमें सुल्तानपुर है और प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, इन सभी लोकसभा सीटों पर जो है मतदान होना है 25 मई को। कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। कई सीटों पर बड़ी टक्कर देखी जा रही है, मतलब कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इन सभी चीजों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जो कुंडा के राजा भैया हैं, जिनको यहाँ पर राजा के तौर पर देखा जाता है कुंडा में, और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय उन पर तमाम कार्रवाई भी हुई थी, तमाम आरोप भी लगे थे। समझिए पोटा तक जैसी कार्रवाई भी उन पर हुई थी और वो लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरा सहयोग कर रहे थे। हालांकि उनका कोई शर्त नहीं थी कि भाजपा में शामिल हूं तो क्या शर्त है, और समर्थन बराबर था। ये राष्ट्रीय जनसत्ता पार्टी के लोकतांत्रिक के वो अध्यक्ष हैं और उनका अपना इतना अच्छा प्रभाव है वहां। हर एक जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनको नाम से ही नहीं, राजा के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये आई कि जब अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में एक जनसभा और रैली की और कहा कि लोकतंत्र में राजा पैदा नहीं, किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होते हैं। लोकतंत्र में राजा जनता बनाती है और 5 साल तक का कार्यकाल होता है, उसके बाद वो राजा खत्म हो जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और कुंडा से विधायक भी हैं राजा भैया, उनके दिल में ये घर कर गई और उन्होंने आज जो है अखिलेश यादव के समर्थन में अपना साथ में पूरा समर्थन दे दिया। कल उनकी जनसभा होगी और उसी रैली में उनके हजारों कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ दिखाई देंगे। और अगर ऐसा होता है तो कुंडा क्षेत्र का जो आजमगढ़ क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में बड़ा अच्छा प्रभाव है और लोग उनको मानते हैं। तो राजा भैया ने आज ये बड़ी खबर अभी की है, जो समाजवादी पार्टी के साथ में ये पहुंचे हैं, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी समझिए बड़ा झटका उठाई है। और इससे पहले तिरुवनंतपुरम में और बेंगलुरु में जब जनसभाएं हुई थी तो वहां अमित शाह से ये मिले थे और वहां जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या रुख है और किस तरीके का समर्थन रहेगा, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरा समर्थन अब तक जो रहा है बिना किसी शर्त के रहा है और मैं लगातार समर्थन में हूं और साथ में रहूंगा। राजा भैया ने यह भी कहा था जब मीडिया से मुखातिब हुए थे कि अमित शाह ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने यही कहा था कि दोस्ती मतलब बिना शर्त के होनी चाहिए, तो मैं वही दोस्ती अपनाना चाहता हूं। तो एनडीए से संबंधित तमाम जो बड़े नेता और भाजपा के बड़े समझिए स्टार प्रचारक ये आश्वस्त थे कि राजा भैया उनको धोखा नहीं देंगे। लेकिन एकाएक अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने जब कुंडा में रैली की और इस तरीके का भाषण जो दिया, वो कहीं ना कहीं राजा भैया के दिल में घर कर गया और उन्होंने एकदम ये निर्णय लिया और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन दिया। हालांकि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था और उन्होंने क्षेत्र की जनता से ये अपील की थी कि आप पर मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं भले ही क्षेत्र में कुछ भी हूं, मेरा अपना प्रतिनिधि है, लेकिन आप अपने मत का अधिकार जो है स्वतंत्रता से करिए। आपको जो पार्टी अच्छी लग रही है, जो प्रत्याशी अच्छा लग रहा है, आप उसके पक्ष में मतदान करें। लेकिन इस तरीके का जब पूरा माहौल बना तो खुलकर के अखिलेश यादव के साथ में राजा भैया पहुंच चुके हैं, तो इससे भाजपा को नुकसान होगा। सुल्तानपुर में हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को टिकट दिया है और मेनका गांधी
8 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार अगर वो जीत जाएंगी तो ये उन लोगों की लिस्ट में पहुंच जाएंगी जो 9 बार तक समझिए कि सांसद बने हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया और बसपा ने उदयराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ मेनका गांधी की जिस तरीके से समाज में उनकी पकड़ है, तो यहाँ मेनका गांधी की जो भूमिका वहां पर अच्छी बनी हुई है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट करने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला अब खत्म हो गया है और समाजवादी पार्टी के साथ में ये चले गए हैं। तो यहाँ से जो एसपी सिंह पटेल मैदान में है सपा से, और भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को उतारा है। प्रवीण पटेल जो है फूलपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सपा की ओर से अमरनाथ मौर्य उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी के साथ बसपा ने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। तो यहाँ बसपा, सपा और भाजपा की टक्कर देखी जा रही है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर बात करें तो इस बार बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला ये देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को उतारा है और बसपा ने उज्जवल रमन सिंह को टिकट दिया है। दोनों पारिवारिक विरासत के नाम पर जन समर्थक जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टक्कर देखी जा रही है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बसपा को छोड़कर आए रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है क्योंकि वोट समीकरण कट सके इसलिए। तो यहाँ जो टक्कर देखी जा रही, यहाँ भी इंडिया गठबंधन के और भाजपा के प्रत्याशी के बीच देखी जा रही रेखा। प्रत्याशी हैं उनके बीच जो है वो ये टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि जिस तरीके से लोगों की, नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं और इन जनसभाओं में जो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, अब इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए एक नसीहत दे डाली है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कि आप जनसभा करिए लेकिन बयानबाजी में थोड़ा संयम आप जरूर बरतें, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे जो समाज के लिए घातक है। चूंकि चुनाव आयोग के इस नसीहत को कितना ये दोनों पार्टियां मानती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। चूंकि चुनावी दंगल में आज हमने आपको अलग अलग जगहों से हमारी तमाम सहयोगियों से रूबरू कराया और सभी की बातों को जो है वो हमने जानने की कोशिश की। तमाम लोगों का धन्यवाद, सहयोगी संजय का धन्यवाद जो हमारे साथ इस दंगल कार्यक्रम में जुड़े, साथ ही श्याम सुंदर जी का धन्यवाद, सहयोगी प्रियंका का धन्यवाद और साथ ही नेहा का भी धन्यवाद जो हमारे साथ दंगल में जुड़ी। संतोष भी हमारे साथ गिरिडीह से जुड़े, चूंकि उनकी आवाज़ हमें नहीं मिल पाई। संतोष आपका भी धन्यवाद और साथ ही सत्येंद्र आपका भी धन्यवाद चुनावी दंगल में हमारे साथ जुड़ने की। तो मेरे साथ आज के लिए चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही।